Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. So today we are going to discuss the topic of the accounting conventions, which is basically the part of the accounting principles. So accounting principle के टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके आपको जो है लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही कुछ टाइप्स हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होता है? विश्वास। हमने जब कोई चीज करनी है तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वो चीज को करना है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस का यही मतलब है, व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग, व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, while preparing a financial statement and while presenting the financial statement, the basic things which are to be kept in the mind are called accounting conventions. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन की है, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसका आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस वीडियो का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो कि हमारा अकाउंटिंग का एक बड़ा ही मेन टॉपिक है, एक बेसिक वर्क है हमारा +1 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन की है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो टोटल 6 कन्वेंशंस हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में भी बता दिया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कि देयर आर टोटल 9 कांसेप्ट्स एंड 6 कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए और आज सेकंड पार्ट में इन कन्वेंशंस को डिस्कस करके ये टॉपिक भी आज हम करेंगे अपना फिनिश। तो सबसे पहले जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज का करना का मतलब होता है शो करना। ये कन्वेंशन कहता है कि जब भी हम लोगों ने अकाउंटिंग डाटा प्रेजेंट करना है तो उसमें हमने ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, हमारे बिजनेस से हर एक इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के लिए मायने रखती है, हमने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो करनी है, डिस्क्लोज करनी है। हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटेड विद द फाइनेंस, रिलेटेड विद द अकाउंटिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, नथिंग शुड बी हिडन, कुछ भी छुपाना नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, मान लो कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन छुपा दी, हमने कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं की, और मान लो कि उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे किसी ने डिसीजन देना था, अब वो इंफॉर्मेशन के बेस पे वो यूजर किस तरीके से डिसीजन दे पाएगा? इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन तो किसी काम की नहीं रही। इसलिए इंफॉर्मेशन की जो रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि जो भी आप इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी जो है वो हिडन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा पॉइंट है, नाम से पता लग जाता है फुल डिस्क्लोजर। Each and every information related to the business must be disclosed. Nothing should be hidden. कि हमने कुछ भी छुपाना नहीं है from the books of accounts. Second point इसी के साथ ही रिलेटेड है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब ये भी हमने बात की कि सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आप हर एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी शुरू कर दोगे, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो। हमने वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, जो किसी ना किसी आदमी के काम आ सके, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। वो इंफॉर्मेशन जो किसी के काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड इममटेरियल इंफॉर्मेशन। और ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का कोई हमारा जो है वो हमने करना ही नहीं निश्चित से, हमने उसका कोई डिस्क्लोज करने का कोई हमारा भी नहीं है हमारा, ठीक है ना, उसको डिस्क्लोज करने का कोई पर्पस ही नहीं है हमारा। So only the material information। तो material information कौन सी है? material information वो information होती है जिसके बेस पर इन्वेस्टर्स या कोई भी पार्टी डिसीजन ले सके कि अपने बिजनेस के साथ डील करना है कि नहीं करना। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मान लो कि ए और बी दो बिजनेस है, मेरे जो है दो बिजनेस है, एक ए बिजनेस है, बी बिजनेस है। मान लीजिए कि आप लोगों ने मेरे बी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, और मैं अगर आपको ए इंफॉर्मेशन बिजनेस की इंफॉर्मेशन शो करूं, क्या वो ए बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की है? नहीं। क्यों? क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट योर मनी इन माय बी बिजनेस। बी बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है? मटेरियल। क्योंकि इसी बी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को देखकर आप डिसीजन दोगे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे ना करें। ए बिजनेस की इंफॉर्मेशन को देखकर आप बी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो वो ए बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या होगी? इममटेरियल, जो आपकी क्या है? वेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। आप ये देखिए कि आपको यूजर्स का मेन पर्पस क्या है, यूजर क्यों आपकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, आप उसको वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। देखिए, हर एक बिजनेस के बारे में हर एक सीक्रेट किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। सो
So only the relevant information must be presented. Immaterial information, तो फालतू की information need not be disclosed, उसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए कि अगर कंसिस्टेंसी का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कोई एक मेथड अडॉप्ट कर दिया है, हमने फिर हमेशा वही मेथड को लेकर चलना है, हमने बार बार अपने मेथड में चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए कि आपके स्कूल का टाइम टेबल बार बार चेंज होता है, नहीं होता। आपकी कोचिंग का टाइम बार बार चेंज होता है, नहीं होता। या आप कहीं पे कोई काम करते हो, क्या उसका टाइम चेंज होता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी है। क्योंकि बार बार जब चेंजेस करेंगे तो दोनों पार्टीज को थोड़ा एडजस्टमेंट करने में मुश्किल आएगी। यही गेम की यहाँ पर है। हम लोगों ने स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। अब स्टॉक की कैलकुलेशन करने के काफी सारे मेथड हैं। कॉस्ट प्राइस मेथड है, मार्केट प्राइस मेथड है, एवरेज प्राइस मेथड है, फीफो मेथड है, लीफो मेथड है। अब ये कन्वेंशन कहता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, आपने एक मेथड अडॉप्ट अगर कर लिया है, फिर आपने नेक्स्ट ईयर बार बार अपने मेथड चेंज नहीं करना, आपने उसी मेथड को लेकर कंटिन्यू करना है। क्योंकि बार बार मेथड में चेंज करोगे तो इससे एक तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी, रिलायबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और उसको समझना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और बार बार अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन आपकी किसी दूसरे मेथड से है, नेक्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन आपकी किसी दूसरे मेथड से है, तो क्या दोनों का बेस सेम हुआ? फिर नहीं हुआ। तो क्या दोनों का कंपैरिजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये कन्वेंशन यही कहता है कि मेथड व्हिच वाज अडॉप्टेड फॉर फर्स्ट टाइम वंस must be continued for a long period. It must not be changed. It need not be changed frequently. बार बार उसको चेंज करने की, बार बार उस मेथड में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। Method once adopted should not be changed frequently. It should be continued. तो वही मेथड को अपने बार बार कंटिन्यू रखना है। जैसे डेप्रिसिएशन की अगर बात करते हैं, जो एसेट की वैल्यू कम होती है, अब एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई उसको भी कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड हैं। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये हम सभी प्लस वन की स्टडी में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर आपने एक मेथड अगर अडॉप्ट किया तो आपने फिर हमेशा वही मेथड यूज करना, अपने बार बार मेथड में चेंजेस नहीं करनी। तो ये पहले हमने तीन डिस्कस किए कन्वेंशन। पहला कन्वेंशन था फुल डिस्क्लोजर की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। और दूसरा कन्वेंशन कहता है मटेरियल इंफॉर्मेशन ही बतानी है, फालतू की इंफॉर्मेशन ही बतानी। फुल डिस्क्लोजर का ये मतलब है कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन वो फुल डिस्क्लोज करनी है। ये थोड़ा मतलब कि आप घर की इंफॉर्मेशन, फालतू की इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज करते जाओगे, ठीक है। नहीं, मेरे घर में पार्टी आ गए, नेबर्स आ गए, उनको मैंने खाना खिलाया, चाय पिलाई, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी है। ओनली द बिजनेस इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द बिजनेस। बिजनेस की वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से ही रिलेटेड हो, अकाउंट से ही रिलेटेड हो, वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। और कंसिस्टेंसी की जो एक मेथड अगर आपने एक बार लगा दिया तो उसको एक ही जैसे यूज करना, बार बार उसमें चेंजेस नहीं करनी। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। इसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रूडेंस, PRUDENCE। कंजर्व का क्या मतलब होता है? बचाना, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है वो इस लाइन से, इस कोर्स से इसका मीनिंग किधर होता है? पॉइंट है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। कभी भी प्रॉफिट के बारे में ना सोचो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन आप ये जरूर सोचिए कि आपको फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं और आप पहले से उसके लिए अपने आप को बचा के रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के घर में आपके फादर की जो मंथली सैलरी आती है, क्या वो सारा खर्च कर देते हैं? क्या वो सेव नहीं करते? करते हैं ना। हम सेव क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस होंगी। कहीं ये ना हो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए और हम लोगों को किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास आज पैसा है हम सारा सारा खर्च नहीं करते, हम उसको फ्यूचर के लिए सेव कर देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को जो है किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो मेक एडिक्वेट रिजर्व्स एंड फंड। रिजर्व या फंड कोई भी तैयार करके रखो, ठीक है। जैसे कई फैमिली के मेंबर है वो अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा शुरू करते हैं, बच्चों को फॉरेन भेजना है तो उसके लिए पैसे इकट्ठा शुरू कर देते हैं। आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, ये क्यों करा रहे हो आप लोग? ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उस पैसे को यूज कर सको। तो वही बिजनेस में कभी ये ना सोचो कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, किसको भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी किसी ने सोचा था कि कोरोना वायरस के कारण ऐसे 3-4 महीने लॉकडाउन लगा रहेगा, देखो कितने लोगों को लॉस हो रहा है। अब जिन लोगों ने तो पहले से सेविंग कर रखी थी उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने 3 महीने भी आराम से खाना खा लिया। लेकिन जिनके पास पुरानी सेविंग नहीं थी उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और आपने खुद देखा, ये एग्जांपल आपने खुद देखी है, इसमें
फिर आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं, आप आसपास खुद देखो कि अगर आपने अच्छे से प्रॉपर सेविंग कर रखी थी तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सेविंग नहीं थी या आपके आसपास के लोगों ने प्रॉपर सेविंग पहले नहीं की थी तो इन लोगों को खाने पीने में बेसिक नीड को पूरा करने में भी उनको प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना। और आप भी नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है, आपको बताइए। लॉकडाउन खुल भी गया तो अभी तक प्रॉपर मार्केट अभी तक जो है अपने वो ट्रेंड नहीं आई अभी तक जो पहले थी। तो चलो वो बात छोड़ते हैं। मीन्स टू से इसका यही है कि हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जरूर सोचो कि किसी ना किसी तरीके का लॉस हो सकता है, उस लॉस से बचने के लिए पहले से अपनी तैयारी करके रखो, ठीक है। सो मेक एडिक्वेट रिजर्व्स और फंड टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। कि फ्यूचर में जो अनसर्टेन हैपनिंग हो सकती है उससे बचने के लिए पहले से रिजर्व कोई फंड बना के रखो। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे हम अपनी मर्जी नहीं लगा सकते, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। आपने देखा था ना एक टेस्ट होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें क्या है कि उसमें टीचर जो है वो अपनी मर्जी नहीं लगा सकता। अगर आंसर सही है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आंसर गलत है तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, जो अगर आंसर ए है उसका, जिन स्टूडेंट्स ने ए पे टिक किया तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, जिसने टिक नहीं किया उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिविटी, जहां पे टीचर मार्क्स देने में अपनी मर्जी नहीं लगा सकते। यही मान लो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पैराग्राफ, तो वहां पे टीचर मर्जी लगा सकता है, किसी को 6 मार्क्स में से 6 दे देगा, किसी को 6 में से 5 दे देगा, किसी को 6 में से 4.5 दे देगा। फिर आप लोग कहते हैं कि सर उसको ज्यादा नंबर मिले, मेरे को कम नंबर मिलेगा, तो हाँ आप लोग ऐसे। दैट इज नॉट सब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग में हमने ऐसा काम नहीं करना, अपनी मर्जी नहीं लगानी। यहाँ पे ये मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है, हमने उन्हीं एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉचर। अब ना जाने हमने कितनी बार ये वर्ड रिपीट किया वॉचर, ठीक है ना। तो वॉचर आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्री, हर ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट हमने बनाना है। जिन ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट होंगे, जिन ट्रांजैक्शन के बिल्स होंगे, हमने उनको रिकॉर्ड करना है। जिन ट्रांजैक्शन का कोई बिल नहीं हुआ, हमने उनको रिकॉर्ड अपनी मर्जी से नहीं करना, ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है कोई वेरीफाई कर सके, रिलायबल हो, विश्वास करने योग्य हो। So recording of transaction must be supported by documentary evidence, that is voucher। तो अपनी मर्जी से आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। और लास्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंपैरेबिलिटी। नाम से पता लग रहा है कंपेयर करना, कंपेयर। अकाउंटिंग स्टेटमेंट इस तरीके की हो कि आपने अपनी आज की इंफॉर्मेशन को पिछले सालों के इंफॉर्मेशन के साथ आपने कंपैरिजन करके रिजल्ट निकाल पाओ, ठीक है ना। इस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप रिजल्ट निकाल सको, ठीक है ना। या इवन आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके देख सको कि कौन सा बिजनेस जो है वो बेटर पोजीशन पे है, हमारा बिजनेस ज्यादा बेटर पोजीशन पे जा रहा है कि किसी और का बिजनेस ज्यादा बेटर पोजीशन पे जा रहा है। आप एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, आप अपनी ही कंपनी का अपने पिछले सालों की इंफॉर्मेशन के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस तरीके की आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तभी होगा अगर हमने ये सारी चीजें क्या की होंगी, प्रॉपर फॉलो की होंगी। अगर आप लोगों ने मान लिए मेथड ही चेंज कर दिए, एक कंपनी की दूसरा मेथड लगा रही, दूसरी कंपनी की दूसरा मेथड लगा रही, क्या वहां पर कंपैरिजन किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है कि यूजर्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंपैरिजन कर सके कि पिछले साल कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या थी और इस साल कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, उसमें डाउनफॉल आ रहा है, उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे कंपैरिजन। तो ये थे हमारे 6 कन्वेंशंस अकाउंटिंग के, ठीक है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ लग चुका होगा ये, ठीक है। तो आप अपनी बुक से आपके पास जो भी होगी इसके बारे में आप रीड करोगे तो आई होप कि आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी आपको जो है वो लिंक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।